वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। टेस्ट नंबर 612 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 612 तक पहुँच सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा, स्टेटमेंट बड़े हैं और एक्सप्लेनेशन भी। क्रोड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, पृथ्वी का क्रोड निकिल एवं आयरन से बना है, सही बात है क्या ये? और पृथ्वी का आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है या तरल अवस्था में आंतरिक क्रोड? ठोस अवस्था में ही है, करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए, भूकंप अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के केंद्र में एक गोलाकार क्रोड पाया जाता है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसे बेरी स्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा, ठीक है, यानी एनआई और एफई जैसे भारी खनिजों से हुआ है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। ठीक है, निकेल का नी और लोहा एफई का निफे। ठीक है, अब देखिए, भूकंप तरंगों के वेग ने जो है पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। ठीक है, मेंटल वे क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व तो लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 63,000 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व तो लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है और सही उत्तर का चुनाव करना है, सही कथन का। निकेल निचले क्रोड का तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पृथ्वी के निचले क्रोड का तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस है। ऊपरी क्रोड में सभी तरंगें लुप्त हो जाती हैं। देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। सभी तरंगें लुप्त नहीं होती। ठीक है, बी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो निचला क्रोड पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जो कि 5,150 से 6,370 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है। इस भाग का तापमान है 5,500 डिग्री सेल्सियस, परंतु यह भाग ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि अत्यधिक दबाव के कारण कोई भी पदार्थ गैस या द्रव अवस्था में नहीं रह सकता। देखिए, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ऊपरी क्रोड से पी तरंगें तो गुजर जाती हैं, परंतु एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, एस तरंगें तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह परत तरल अवस्था में है। तीसरा प्रश्न है, मोहो डिसकंटिन्यूटी यानी मोहो असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। ऊपरी एवं निचली भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी ऊपरी मेंटल निचली क्रोड, या ऊपरी एवं निचला मेंटल। मोहो असंबद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी, यह है निचली भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। तो देखिए, मोहो असंबद्धता एक संकर्ण परत है जिसमें दो परतों के गुण पाए जाते हैं। यह भूपर्पटी की निचली सीमा और मेंटल, ठीक है, भूपर्पटी की निचली सीमा और मेंटल के ऊपरी सीमा के मध्य स्थित है। देखिए, यह क्षेत्र भूतल से लगभग 35 किलोमीटर की गहराई पर मिलता है और इस सीमा से भूकंप तरंगों की गति में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे स्थित चट्टानों के घनत्व में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है क्या? करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है और भूगर्भ में परपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर तक है। मेंटल की निचली सतह और बाह्य क्रोड के मध्य स्थित है क्या? मेंटल की नीचे वाली सतह और बाह्य क्रोड के मध्य स्थित है गुटनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन नंबर बी। तो पृथ्वी के मेंटल की निचली परत और बाह्य क्रोड के मध्य निर्मित संकीर्ण क्षेत्र को गुटनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। इस असंबद्धता का पता सबसे पहले लगाया था बोनो गुटनबर्ग ने, जो इस क्षेत्र के नामकरण का आधार बना।
और इस क्षेत्र के ऊपर भूगर्भिक पदार्थ ठोस तथा नीचे जो है चिपचिपा यानी प्लास्टिक जैसा होता है, और इस सीमा पर घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है। यहाँ पर भूकंप की प्राथमिक तरंगों की गति बंद हो जाती है तथा द्वितीय तरंगें इसके नीचे प्रवेश नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। उल्का पिंड से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी ली जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत हैं। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष स्रोत हैं ये। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के कई स्रोत हैं, जैसे घनत्व हो गया, दबाव, तापमान, उल्कापिंड आदि, परंतु इनमें सबसे अधिक जानकारी भौतिक विज्ञान तथा भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है। देखिए, भूकंप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। जब भूकंप पृथ्वी की गहराई में उत्पन्न होते हैं तो कई तरंगों के रूप में बाहर आते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट। देखिए, उल्कापिंड जो है पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उसकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। उल्काएं ठोस पदार्थ वाले पिंड हैं। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, प्रत्यक्ष नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक भाग किस परत का है? किस परत का है? मेंटल का है। तो देखिए, मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित भाग जो है मेंटल कहलाता है। इस भाग का घनत्व है 3.6 ग्राम और यह संपूर्ण आयतन का 83.05% है। मेंटल में मैग्नीशियम तथा लोहा जैसे खनिजों की प्रमुखता है। यह अचानक भूकंप तरंगों के बल से लचीले ठोस की भांति आचरण करने लगता है, अर्थात यह दबाव पड़ने पर फैल जाता है और दबाव हटने पर अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। देखिए, मेंटल के बाद पृथ्वी के आयतन में 16% हिस्सा क्रोड का है और केवल 0.5% हिस्सा ही भूपर्पटी का है, यानी क्रस्ट का है। सबसे ज़्यादा क्या हो गया? मेंटल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अधोलिखित कथनों में से कौन सा सही है, मतलब इनमें से कौन सा सही है? महाद्वीपीय परपटी की मोटाई महासागरीय परपटी से अधिक है। अधिक है या कम है? पृथ्वी की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, महाद्वीपीय परत ज़्यादा मोटी है महासागरीय परपटी से, ठीक है। और दूसरा वाला भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। परपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है और महाद्वीपीय परपटी की मोटाई महासागरीय परपटी से अधिक होती है। देखिए, महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है, ठीक है। यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम से पाया जाता है, मतलब उससे बना होता है सियाल क्षेत्र, और सीमा क्षेत्र सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, सियाल क्षेत्र किसका बना होता है, सीमा क्षेत्र किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति परिक्रमण गति कहलाती है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। इसके कारण दिन और रात होते हैं, इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं और पृथ्वी की इस गति को बोलते हैं परिक्रमण। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और इससे जो गति उत्पन्न होती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। यह दैनिक गति है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण जो है दिन रात होते हैं, याद रखिएगा। तो सूर्य के चारों ओर घूम गई, ऋतु परिवर्तन हो गया, अपनी धुरी पर घूम गई, दिन रात। प्रतिदीप्त व्रत किसे कहते हैं?
ग्लोब पर वह व्रत, ग्लोब पर वह व्रत, ग्लोब पर वह व्रत, ग्लोब पर वह व्रत, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात वाले हिस्से को विभाजित करने वाली रेखा को प्रतिदीप्ति व्रत कहा जाता है। देखिए, आपको ज्ञात हो कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार लगभग गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसका जो है आधा भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है या प्रकाश प्राप्त होता है। अतः वह हिस्सा या व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको कहते हैं प्रतिदीप्त व्रत। 11वां प्रश्न है, सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं? किस दिन पड़ती हैं? 21 जून या 21 मार्च को? 21 मार्च है इसका आंसर। तो दिए गए विकल्पों में 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर पड़ती हैं। जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत व्रत यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं उस दिन को जो है विषुव कहते हैं, और इस स्थिति के फलस्वरूप इस तिथि को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। यह घटना 21 मार्च को होती है और 23 सितंबर को होती है। ऊपर 23 सितंबर तो ऑप्शन में था नहीं, इसलिए उत्तर 21 मार्च सही था। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी की गति के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखिए, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, करेक्ट है, लेकिन 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु नहीं होती, बसंत ऋतु होती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, याद रखिएगा। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और 23 सितंबर को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या दोनों के दोनों बातें सत्य हैं? यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे, 0 डिग्री ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा और यहाँ आर्कटिक व्रत है, इसके बीच के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में। दूसरे स्टेटमेंट में जो है पहले स्टेटमेंट में नीचे वाले के बारे में पूछ रहा है, मकर रेखा और ये 23.5 डिग्री। ठीक है, मकर रेखा और ये ऊपर का यही है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये ऊपर का हो गया अंटार्कटिक व्रत, ये ऊपर वाला हो गया आर्कटिक व्रत। तो ये वाला जो एरिया है कर्क और ये वाला ये हो गया उष्ण कटिबंध, और ये मकर और ये वाला जो है अंटार्कटिक वाला ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और दोनों के दोनों सत्य हैं, सी है इसका आंसर। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक व्रत के बीच आने वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, अर्थात इन क्षेत्रों में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत अधिक ठंड, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर को सूर्य जो है सिर के ऊपर स्थित होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए, 0 डिग्री ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, यह है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा। तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र है ना, इसको बोल रहा है कि ये उष्ण कटिबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या भी बताया था? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम गई तो वो ऋतु परिवर्तन है, और खुद की दूरी पर घूम गई तो उससे होता दिन और रात, ये वाला। ठीक है, तो देखिए, ऋतु एक वर्ष से जो है छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती हैं। ठीक है, और यह कालखंड एक वर्ष को कई भागों में विभाजित करता है, जिनके दौरान पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप में बदलती हैं। देखिए, मौसम की दशाओं में वर्ष के दौरान इस चक्रीय बदलाव का जो प्रभाव है पारितंत्र पर पड़ता है, और इस प्रकार पारितंत्रीय ऋतुएं जो हैं वो निर्मित होती हैं। इम्पोर्टेंट है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, उसके कारण दिन रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा?
यानी प्राइम मेरिडियन लाइन, यही है डी। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर को प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर माना गया है। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। प्रधान देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। ठीक है, गोरे। दुनिया का मानक समय भी इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है और लंदन का शहर ग्रीनविच जो है इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इन देशांतर रेखाओं को मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि एक रेखा पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर एक ही समय पर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी थी ये। थोड़ा तीव्र गति से चले हैं हम। आप इसको जो है यूट्यूब के सेटिंग में जाकर धीरे करके भी, ठीक है, देख सकते हो वीडियो को। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। धन्यवाद।